हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू प्रथम बायोलॉजी क्लासेस। ओके, तो हम अपना आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने ये एक नया चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जो कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी तक आप पढ़ चुके हैं, उसमें से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लाऊं सो दैट कि आप चीज़ों को रिवाइज प्रॉपरली करते रहें। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिनका जवाब जो भी आपको लगता है ना, उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूबुलर ऑर्गन सिस्टम, वाई। तो आप समझे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक बहुत लंबा ट्यूब लाइक ऑर्गन सिस्टम है ना। तो ऐसा क्यों, इसका जवाब आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन है, वन मस्ट ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल फॉर प्रॉपर डाइजेशन, गिव वन रीजन वाई। तो इसमें ये पूछ रहा है कि खाने को हम अच्छे से क्या करते हैं, चबाते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। क्यों, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मैं आपको ज़रूर एंटरटेन करूंगा, ज़रूर जवाब दूंगा कि क्या कैसा आपका आंसर है। राइट, चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि हम ईसोफेगस पे थे, फूड पाइप पे थे, और हमने देखा कि ईसोफेगस में आपका एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मूवमेंट स्टार्ट होता है, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑल अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। राइट, आगे, from the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe और ईसोफेगस। राइट, तो देखो ईसोफेगस को हम और क्या कह रहे हैं, फूड पाइप। ठीक, तो फूड जो है हम माउथ से लेते हैं, ठीक है, और फूड फाइनली स्टमक तक पहुंचता है तो ईसोफेगस के थ्रू पहुंचता है। तो एक बात आप याद रखना कि ईसोफेगस जो है हमारा जो फूड पाइप है वो जस्ट एक पैसेज की तरह काम करता है। राइट, वो जस्ट एक पैसेज, एक रास्ता की तरह काम करता है जो कि फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है, और ऐसा कुछ उसमें डाइजेशन का काम नहीं होता है। राइट, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। ठीक है, तो स्टमक कैसा ऑर्गन है, फैलने वाला ऑर्गन है, ठीक है, एक्सपैंड करता है, फैलता है, ठीक है, जब आप उसमें खाना भरते हैं। ठीक, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, तो अब स्टमक में आपका खाना आया, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि स्टमक में आपके मस्कुलर वॉल्स पाए जाते हैं। राइट, यानी कि स्टमक में आपका मस्कुलर वॉल, मसल्स के लेयर पाए जाते हैं जो कि क्या करता है, फूड को अच्छे से मिक्स करने में मदद करता है विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस, कुछ एंजाइम्स की सहायता से। The digestion in stomach taken care by the gastric glands present in the wall of the stomach। अब देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए जा रहे हैं, स्टमक के वॉल पे। ठीक है, स्टमक की दीवार पे कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस लाइन को नोट कर लेना। These release हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, पहला पॉइंट कि ये क्या रिलीज करते हैं, ये ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं क्या, तो पेप्सिन, ये याद रखना है। एंड म्यूकस, ठीक है, और क्या, म्यूकस। तो म्यूकस क्या है, म्यूकस इज अ स्लिपरी वाटरी सब्सटेंस। ठीक है, वो सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा।
द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, तो अब ये जो HCl सिक्रीट हो रहा है इसका काम क्या है, ठीक है, ये क्यों सिक्रीट होता है। अब आप जानते हो कि जो HCl एसिड होता है, नॉर्मली भी आप पढ़े होंगे कि वो बहुत ही खतरनाक होता है ना। अगर गलती से भी उसकी एक बूंद अगर हमारे स्किन पे गिर जाए तो वो पूरा जला देता है, राइट। तो वही एसिड हमारे स्टमक में भी सिक्रीट होता है, ठीक, लेकिन उससे हमारे स्टमक के वॉल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी इस पे हम और चर्चा करेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद। तो जो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट हो रहा है इस HCl के कारण, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, तो उसके कुछ कारण हैं, राइट। तो पहला कारण ये है कि ये जो आपका एंजाइम पेप्सिन है, राइट, ये जो आपका एंजाइम पेप्सिन है ये सही तरीके से काम कर सके, ठीक है, इसके लिए एसिडिक मीडियम का होना जरूरी है, ठीक है। जब आप आगे पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में तो आप पढ़ेंगे कि हर एक एंजाइम्स को बॉडी में काम करने के लिए एक प्रॉपर pH की जरूरत होती है ना, और ये HCl उसको वही pH प्रोवाइड करता है जिसपे कि ये पेप्सिन एक्टिवेट होके अपना काम करता है, इसीलिए एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है। दूसरा और भी कारण है, एक और कारण अगर बताएं तो जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उस खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, ठीक है, जो कि हम खाने के साथ खाते हैं। अब खाने के साथ अंदर तो खा जाते हैं, लेकिन स्टमक में पहुंचते ही वहां क्या होता है, वहां पे उसे एसिडिक मीडियम मिलता है जहां पे वो बैक्टीरिया वायरस सरवाइव नहीं कर पाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जब आप आगे पढ़ेंगे 12th में तो वहां पे आप जानेंगे कि ये जो मैकेनिज्म है इसे हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया और वायरसेस को रोकने का जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आता है, ठीक है। ये जो आप स्किन देखते हैं हमारा, इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, सबसे पहले यही रोकता है बैक्टीरिया वायरस को हमारे बॉडी में एंटर करने से। इसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये आपका HCl आता है, राइट। What other functions do you think is served by the acid? तो एक अभी मैंने आपको बताया इसका दूसरा फंक्शन, the mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition, ठीक है। इस बात को याद रखना, इसको नोट कर लो कि ये जो म्यूकस सीक्रेट होता है ना, यही हमारे स्टमक को बचाता है एसिड से, है ना। ये आप देख रहे हो, जरा यहाँ गौर अगर करें तो देखो, ये है आपका स्टमक कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से है आपका स्टमक। तो जो म्यूकस यहाँ सीक्रेट होता है ना, जो म्यूकस यहाँ सीक्रेट होता है, जो वाटरी सब्सटेंस, स्लिपरी सब्सटेंस, तो ये एसिड को इसके कांटेक्ट में, स्टमक के वॉल के कांटेक्ट में आने नहीं देता है, जिसके कारण कि हमारा स्टमक बचा हुआ रहता है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? अब आपने सुना होगा कि कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एसिडिटी मतलब क्या, तो देखो, एसिडिटी मतलब कि जब जरूरत से ज्यादा एसिड आपके स्टमक में सिक्रेट हो जाता है ना, और वो आपके छाती पे, है ना, या सीने की तरफ, दिल के पास, है ना, वो आपको एक बर्निंग सेंसेशन देता है। ऐसा लगता है कि छाती जल रहा है, इधर सीने के पास जल रहा है, दिल के पास जल रहा है ना, और स्टमक में भी कुछ जलन सा महसूस होता है। तो इस एसिडिटी के कारण कुछ बर्निंग सेंसेशन आता है ना। तो ये जो एसिडिटी है ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। देखो, एसिडिटी होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर कुछ डिस्कस करें तो उसमें अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, अगर आपका जो डेली एक्टिविटी है बहुत स्ट्रेसफुल है ना, अगर आप
खाना जो टाइम से खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है, जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, सही से सो नहीं रहे हैं, तो इस तरह की अगर सिचुएशन अगर है तो भी एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक और इसका कारण ये भी है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिड अगर सिक्रीट हो जाता है तो वो भी एसिडिटी का कारण होता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल। अब यहाँ पे जरा समझो, the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine। अब इस चीज को जरा आप यहाँ से समझिए, ये आपका ईसोफेगस है, ठीक, ये स्टमक मैंने बना दिया, ठीक, अच्छा, ये आपका हो गया इस तरीके से, दिस इज ईसोफेगस, ठीक है, दिस इज ईसोफेगस। और ईसोफेगस और स्टमक के बीच में यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, ठीक है, अगर मैं आपको दूसरे कलर से अगर दिखाऊं तो यहाँ पे एक इस तरीके से वाल्व पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, नाम नोट कर लेना, CARDIAC, कार्डियक स्फिंक्टर, SPHINCTER, कार्डियक स्फिंक्टर, या इसे हम कार्डियक वाल्व भी कहते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि जब फूड ईसोफेगस से स्टमक की तरफ आ रहा होगा तो ये वाल्व इसे अंदर आने तो देगा, ठीक है, लेकिन इसे फिर वापस नहीं जाने देगा, ठीक है, ये मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है इसका काम क्या है कि ये फूड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, फूड को वापस ईसोफेगस में जाने नहीं देता है, राइट, ये कार्डियक स्फिंक्टर का काम है, जो कि कहां पाया जा रहा है, आपके ईसोफेगस और स्टमक के बीच में पाया जाता है, ठीक। सिमिलरली इसी तरह का एक और वाल्व है, राइट, या स्फिंक्टर है, जो कि स्टमक के और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, राइट, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना। तो ये आपका डियोडेनम का पार्ट हो गया, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्टमक और डियोडेनम के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, नाम याद रखना, पाइलोरिक स्फिंक्टर, PYLORIC, पाइलोरिक स्फिंक्टर, SPHINCTER, राइट। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से जब फूड आगे की ओर बढ़ेगा तो स्मॉल अमाउंट में बढ़ता है, राइट। तो यहाँ भी स्फिंक्टर का काम सेम है कि फूड को ये अलाउ तो करेगा आगे की ओर बढ़ने में, लेकिन फूड यहाँ से फिर पीछे नहीं जा सकेगा, राइट। तो ये फूड के बैकफ्लो को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया। This is the longest part of the alimentary canal. So small intestine is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into a compact space because of extensive coiling. ठीक है, तो small intestine में बहुत highly coiling पाया जाता है, right? The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. तो ये जो small intestine का length है ये डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल, और वो किस तरह का फूड ले रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. अब जो herbivores हैं, जो घास खाते हैं, उनका जो small intestine है वो काफी लंबा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होना होता है।
while the meat is easier to digest. Hence carnivores like tigers have shorter small intestine. तो जो carnivores होते हैं उनका small intestine छोटा होता है. The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. ठीक है, ये लाइन नोट कर लेना कि जो small intestine है ना, ये जो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. कहने का मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं ये पूरे अपने स्मॉलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. Right, it receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. और इसके लिए उसे लिवर और पेनक्रियास के सिक्रीशन की जरूरत होती है. ठीक है, अब अगर आप डायग्राम देखें, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर की ओर ले जाना चाहता हूं, है ना. देखो अब यहां पे ध्यान से देखो जरा, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपका लिवर, ठीक है, और ये है आपका पेनक्रियास. तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर किया है ना, तो एंटर करते समय ही इसको पेनक्रियास और लिवर के सिक्रीशन इसे यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि इसे प्रॉपर डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. राइट, तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पूरी तरीके से अपने स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक, चलो तो कहां थे हम. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब फूड स्टमक में था तो वहां पे एक्सेल सीक्रेट हुआ तो मीडियम कैसा हो गया, पूरा एसिडिक हो गया. लेकिन जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो उसे क्या मिलेगा, पैनक्रिएटिक एंजाइम्स मिलेंगे. ठीक है, लिवर का सिक्रीशन मिलेगा और ये सब मिलके जो मीडियम है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कैसा हो जाएगा, तो एल्कलाइन हो जाएगा, यानी कि बेसिक हो जाएगा, है ना. तो ये जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं, है ना, ये मीडियम कैसा बना देते हैं, एल्कलाइन बना देते हैं, बेसिक बना देते हैं. ठीक है, तभी जो पेनक्रिएटिक जो एंजाइम है वो काम कर पाएंगे. बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accomplishes दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट. ठीक है, तो बाइल जूस जो है, जो कि लिवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, वो फैट्स पे अपना काम करना शुरू करता है ना. Fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. अब देखो बाइल याद रखना कि किस में हेल्प करता है, तो बाइल में आपके बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं. राइट, तो वो जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, है ना, जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. ठीक है, जो कि बाइल सॉल्ट्स के प्रेजेंट में या बाइल के प्रेजेंट में होता है. राइट, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. अब जब वो बाइल सॉल्ट के प्रेजेंट में स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो एंजाइम है वो उस ग्लोब्यूल्स पे काम करेगा, है ना. दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4. लाइक जो सोप होते हैं वो क्या करते हैं, जो गंदगी है उसे वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं. The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzyme like trypsin. Now ये बात याद रखना है कि पेनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रिएटिक जूस, और उसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन, और लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स. ठीक है, लाइपेज किसके लिए पाया जाता है, फैट के लिए. ठीक है,
The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. अब small intestine के वॉल पे भी आपके कुछ glands पाए जाते हैं, राइट? वो क्या secrete करते हैं? intestinal juice, ठीक है? The enzymes present in it finally convert the प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, ठीक है? और फाइनली जो एंजाइम है वो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो अमीनो एसिड में, ठीक है? तो याद रखना प्रोटीन का यूनिट क्या है? तो अमीनो एसिड, ठीक है? प्रोटीन का यूनिट क्या है? तो अमीनो एसिड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज में, शुगर में, और फैट को किस में ब्रेक डाउन करेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसे ये कन्वर्ट करेगा। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसे वो वॉल्स के द्वारा, इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, राइट? अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल देखेंगे तो उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? विलाई, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? विलाई, VILLI। तो विलाई इज प्लूरल, विलस इज सिंगुलर, ठीक है? विलस होता है सिंगुलर। अगर सिर्फ आप एक प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो इसे हम विलस कहेंगे, अगर आप सारे प्रोजेक्शंस की बात करेंगे तो उसे हम विलाई कहेंगे, राइट? तो विलाई एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और इसका क्या रोल है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन, it increases the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels, ठीक है? विलाई में आपका ब्लड वेसल्स का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, कैपिलरीज यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, which take the absorbed food to each and every cell of the body। और फाइनली यहाँ से आपके ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं लाइक अमीनो एसिड, शुगर्स और आपके फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब यहाँ से होते हुए आपके ब्लड में जाते हैं और ब्लड से फिर पूरे होल बॉडी में जहां जरूरत है वहां ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। Which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissue and the repair of old tissue। तो इन सब कामों के लिए आपके इन चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। The unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material। तो ये बात याद रखना कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो फूड अनडाइजेस्टेड है, ठीक है, उससे और क्या होगा? वाटर को और एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, ठीक है? जो बाकी बचा हुआ है वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, ठीक है? तो इसी तरह एक एनस के पास भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिससे कि इसका रेगुलेशन होता है। ओके फाइन, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, ठीक है? नेक्स्ट कल हम लोग फिर इसके आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।